हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 10 के विज्ञान विषय के बारे में, जो कि आने वाली परिषदीय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह जो क्वेश्चन बैंक मैंने तैयार किया है, ये जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा, उसके अनुसार बनाया गया है। इस वीडियो में हम विज्ञान के तीनों भाग रसायन, जीव तथा भौतिक विज्ञान तीनों के क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आप आने वाली परिषदीय परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विकल्प के रूप में आने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान का देखते हैं। क्वेश्चन है, उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इसका आंसर है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, यहाँ पे दो प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर पूछेंगे संयोजन अभिक्रिया तो ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। कभी क्या पूछते हैं, परिभाषा पूछते हैं और आंसर देना होता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तब आपने अभिक्रिया का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया है आपकी वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो आपकी होती है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो हम श्वास लेते हैं उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वो आपकी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, तो जहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण है ऊष्माशोषी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जहाँ ऊष्मा की आवश्यकता होती है वे सारी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। नेक्स्ट, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगने की घटना कहलाती है, तो वो कहलाती है संक्षारण। नेक्स्ट, विकृत गंधिता रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में क्या मिलाया जाता है। तो खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जिससे जो है विकृत गंधिता रोकी जा सकती है। नेक्स्ट, उपचयन चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो इसका आंसर है ऑक्सीकरण या अपचयन रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयन एवं उपचयन दोनों अभिक्रियाओं का एक साथ होना कहलाता है। तो जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट, जब पदार्थ का वियोजन या टूटना ऊष्मा के कारण होता है तो कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है। तो वह अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर या मार्बल या संगमरमर का रासायनिक सूत्र। इन तीनों का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3XH2O। नेक्स्ट, तांबे के ऊपर चढ़ी हुई हरी परत का रासायनिक सूत्र, तो उसका सूत्र है कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaO का सामान्य नाम। तो CaO का सामान्य नाम है बिना बूझा चूना और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या होता है। तो ये आपका सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आपको पता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को संक्षारित होने से बचाने की विधियां हैं। इसकी जो विधियां हैं हमने यहाँ पे 3 लिखी हुई है। जस्तीकरण करके, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, दूसरा पेंट करके, तीसरा तेल या ग्रीस लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री के उपचयन से क्या होता है। तो ये विकृत गंधित हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है इससे इसकी सतह
प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ जाती है, जिससे ये आसानी से जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का संयोजन या हाइड्रोजन का पृथक्करण कहलाता है। तो वो कहलाता है उपचयन या ऑक्सीकरण, ये दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट, इसका उल्टा हाइड्रोजन का संयोजन, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का पृथक्करण हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, संयोजन, या ऑक्सीजन का पृथक्करण कहलाता है, तो वो कहलाता है अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापन हेतु प्रयुक्त स्केल को कहा जाता है। तो इस स्केल को कहा जाता है पीएच स्केल, राइट। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उसका होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो इसको ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है, 7 से कम, पीएच लेस देन 7, ये, या 0 से 6 तक। 0 से 6 तक क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे पीएच मान अम्लीय विलयन के होते हैं। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पीएच ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से अधिक, या 8 से 14 के बीच, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 से अधिक। ये सब क्षारीय विलयन के पीएच मान होते हैं। नेक्स्ट, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलने वाला विलयन कहलाता है। तो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलता है क्षारीय विलयन, जिसका पीएच 8 से 14 तक होता है। नेक्स्ट, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलने वाला विलयन कहलाता है, तो वो होता है अम्लीय विलयन, जिसका पीएच मान 0 से 6 तक होता है, या 7 से कम होता है, कैसे भी आप लिख सकते हो। अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधियाँ कहलाती है। तो अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधियाँ प्रति अम्ल या एंटासिड, एंटासिड मतलब एंटी एसिड, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, ये सारी औषधियाँ अपच में उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक उपयोग सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2O। तो इसका जो नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट, धावन सोडा के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो पेपरों में 2 उपयोग कम से कम लिखने के लिए आते हैं, तो इसके 2 उपयोग हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, घरों की साफ सफाई हेतु, और दूसरा क्या है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। पहले हम वॉशिंग सोडा का डिस्कस किया था, अब हम बेकिंग सोडा, इसका है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो इसके 2 उपयोग है, ब्रेड केक बनाने में, दूसरा पेट की अम्लता दूर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजन चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र एवं नाम लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2 और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो इसके प्रमुख उपयोग है वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए, दूसरा पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त बनाने में, मतलब जो है जो भी कीड़े होते हैं पानी में उनको मारने में ये सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्टकट में POP भी कहा जाता है, का केमिकल फॉर्मूला तथा केमिकल नाम लिखिए। तो केमिकल फॉर्मूला इसका CaSO4 हाफ H2O, और नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब नेक्स्ट है POP के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रमुख उपयोग क्या है, टूटी हड्डी जोड़ने में, दूसरा जिप्सम बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिप्सम का रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम लिखिए। आंसर है CaSO4 2H2O और केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का इनेमल किससे बना होता है। दांतों में इनेमल पाया जाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इसका उत्तर है
दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल इन बर्तनों से अभिक्रिया कर हानिकारक यौगिक बनाते हैं, इसलिए इन दही को इन बर्तनों में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल तथा जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू घास के डंक द्वारा उत्पन्न अम्ल जिससे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है का नाम है। जो इन तीनों में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम पूछा है, उसका नाम है फार्मिक अम्ल, या इसका मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, या इसका जो IUPAC नेम है एथेनोइक अम्ल, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर पूछेंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपने लिख देना अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसका नाम है शुष्क बूझा चूना, या इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है धावन सोडा या धोने का सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जब जल अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो इसका कारण है, जब जल अनुपस्थित होगा तो हाइड्रोजन आयन अम्ल से अलग नहीं हो पाते, जिससे अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है? तो इसका आंसर है क्योंकि आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन नहीं होते, जबकि वर्षा जल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है, इसलिए ये विद्युत का चालन कर सकते हैं, और डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का चालन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है पाचन तंत्र में, मिट्टी के उपयोग में, दंत क्षय में, और बर्तन साफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक या गंधीय सूचक का उदाहरण है? आंसर इज लिटमस पेपर। नेक्स्ट, लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होता है लाइकेन से। नेक्स्ट, लाइकेन किस समूह का पौधा है? तो इसका आंसर है थैलोफाइटा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित संसूचकों के उदाहरण लिखिए। तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं इनके एग्जाम्पल हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनप्थलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। क्षारीय ऑक्साइड्स का मतलब है, आप धात्विक ऑक्साइड से मतलब है जैसे आपको पूछ लिया Na2O, ये किस प्रकार का ऑक्साइड है? सोडियम ऑक्साइड, तो ये आपका क्षारीय ऑक्साइड है। अधात्विक मतलब नॉन मेटल, तो ये इसका जैसा एग्जाम्पल पूछ लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस प्रकार का ऑक्साइड है? क्योंकि इसमें कार्बन नॉन मेटल है, तो इसे बोलेंगे अधात्विक ऑक्साइड, या अम्लीय ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र है H3O+। अगला प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसको प्रतिअम्ल या एंटासिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु एवं अधातु का नाम लिखिए। तो धातु आपको पता है पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है Hg। अधातु उसे कहते हैं ब्रोमीन, जिसका फॉर्मूला है Br। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु के नाम लिखिए। तो ये धातु है आपकी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरोसिन में कौन सी धातु डुबाकर रखी जाती है? आंसर इज सोडियम। नेक्स्ट,
सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण यह वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना, चांदी, प्लेटिनम। नेक्स्ट, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित या खराब नहीं होती? तो उसका आंसर है सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये तीनों जो धातुएं हैं ये आसानी से संक्षारित या खराब नहीं होती और ये मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अम्लराज या एक्वारेजिया, जिसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है, किसका मिश्रण है? तो यह है आपका HCl प्लस HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिक्सचर है और इसमें इसका अनुपात होता है 3:1। HCl 3 और HNO3 एक रेशियो में इसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम किसका मिश्रण है? तो अमलगम होता है मिश्रण धातु एवं मरकरी का। यहाँ पे जैसे देखिए धातु कोई भी हो सकती है, जैसे सोडियम अमलगम Na+Hg, सिल्वर अमलगम Ag+Hg। तो मरकरी सब में होना ही होना है, धातु कोई सी भी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है सिल्वर अमलगम का उपयोग दांतों में फिलिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे हल्की धातु है? आंसर इज लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? सिल्वर या चांदी। नेक्स्ट, ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? दैट इज वेनेडियम। नेक्स्ट, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो वो अधातु है आपकी ग्रेफाइट। ये अधातु का अपवाद है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिसकी सतह चमकदार होती है। तो आंसर इज आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड। ये कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है, तो आपने ये ध्यान रखना है। आप नाम भी लिख सकते हो आंसर में और फॉर्मूला भी लिख सकते हो, दोनों में से जो भी लिखोगे दोनों सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न, मिश्र धातु या मिश्रातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु कहते हैं दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। नेक्स्ट, मिश्र धातु के उदाहरण लिखिए। तो इसके एग्जाम्पल है आपका पीतल, कांसा, सोल्डर। ये पीतल जो मिश्रण है उसमें होती है कॉपर और जिंक, इन दो धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और जस्ता जिसे कहा जाता है। कांसा जो होता है ब्रॉन्ज, वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, और जो सोल्डर होता है वो लेड और टिन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? ये आप ऊपर देख चुके हैं, कॉपर और जिंक। नेक्स्ट, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? दैट इज कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, भर्जन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न, निस्तापन किसे कहते हैं? आंसर इज कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे भर्जन में क्या हो रहा है, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। बस यही अंतर है, सल्फाइड का एक कार्बोनेट का, बनना दोनों ने ऑक्साइड में है, ऑक्साइड में कन्वर्ट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है रेल की पटरियों की दरारों को जोड़ने में। या क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है, रेल की पटरियों की दरारों को कैसे जोड़ते हैं? तो जोड़ते हैं थर्मिट अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी है? तो ये सोडियम, पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए आपको पता है ये वायु या पानी के संपर्क में आने पर तुरंत ही अभिक्रिया करने लगती है या जलने लगती है। नेक्स्ट, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? ये है आपकी जिंक, लोहा, कॉपर, लेड। आपने देखा होगा लोहे पे जब पानी के संपर्क में आता है तो तुरंत जंग नहीं लगता, धीरे धीरे जंग लगता है, इसलिए इसको मध्यम अभिक्रियाशील धातु कहा जाता है। नेक्स्ट, कम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? ये आपका
सोना, चांदी, प्लेटिनम। इसीलिए ये कम संक्षारित होती है और प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट, लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क का एग्जाम्पल है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। अगला प्रश्न है सिन्नाबार किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है सिन्नाबार मरकरी या पारा का। नेक्स्ट, एल्युमिनियम के ऑक्साइड या अयस्क हैं। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है आपका बॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Al2O3 2H2O। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का आबंध या बॉन्ड होता है? तो सोडियम क्लोराइड में हमेशा होता है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, ऐसी अधातु जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती परंतु भाप से करती है। तो इसका आंसर है एल्युमिनियम एवं लोहा। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये इनका जो है अंतर आयनिक आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है आयनिक यौगिकों का, जिस कारण इसको उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आंसर है आपका 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे निक्षेपित अविलयी अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका एनोड पंख। नेक्स्ट, उस आयनिक यौगिक का नाम लिखिए जो अधातु से मिलकर बनता है। एक ऐसा आयनिक यौगिक भी है जो अधातु से मिलकर बनता है, ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बनता है आपका? अधातु। अमोनिया होती है अधातु और क्लोरीन भी होता है अधातु। लेकिन ये कैसे फॉर्म करता है? ये आप देखिए NH4 प्लस और Cl माइनस। अमोनियम आयन NH4 प्लस होता है और Cl में नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। एक एक नंबर में अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे बनेगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। इसकी अंतिम कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इस 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम के बाहर दर्शाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये शो कर रखा है डॉट के रूप में यहाँ पे, ये वाला, राइट। अब है Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। इसकी अंतिम कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये क्या करेगा, आपको पता है जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, उनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का और धातुओं का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो यहाँ पे सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु। अब क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इसके पास ऑलरेडी है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Cl के सराउंडिंग पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और साथ में इस पर नेगेटिव चार्ज आया है। क्यों? क्योंकि इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया है, सोडियम ने डोनेट किया है, क्लोरीन ने रिसीव किया है। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कहते हैं। और जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कार्बन के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्लोरीन का आपको पता है, जो हमने पहले बताया था, अंतिम कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब इन चारों क्लोरीन को 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे पूर्ण करता है? कार्बन से 1 1 इलेक्ट्रॉन लेके, और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे MgO भी कहा जाता है। इसका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? Mg2+। 2+ क्यों आया? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और 2 8 2, इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ये आप जो ब्लू कलर देख रहे हैं ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 2 है। और ऑक्सीजन की जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2
सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6। अब इसको अपना अंतिम कक्षा में है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के ले लेता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। क्योंकि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और ऑक्सीजन ने लिया इसलिए इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड Na2O इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Na वही 2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 1। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम के 2 एटम आ जाते हैं Na2। और इन 2 सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन ये है, 2 हो गए। और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अपने पहले से हैं, और जिस प्रकार से ऑक्टेट पूरा कर लेता है और आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है। इससे सोडियम पे Na+ सिंगल चार्ज प्लस का जाता है, और ऑक्सीजन पे आपका डबल माइनस चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसकी जो वैलेंसी होती है 2 होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिकों में कौन सा आबंध पाया जाता है? आंसर इज सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, कार्बन के अपरूप के नाम लिखिए। हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलेरिन। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका एग्जाम्पल है एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक डबल बॉन्ड वाला द्विआबंध वाला, दूसरा त्रिआबंध वाला। नेक्स्ट, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण लिखिए। तो आंसर इज संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन। एल्केन में क्या क्या आते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब उसके एल्केन के एग्जाम्पल है। और फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड वाले आते हैं जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, राइट। और दूसरे है एल्काइन। एल्काइन में आते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो होते हैं एल्काइन। इनके एग्जाम्पल हैं एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, जो भी हैं जिसमें आइन आइन आएगा वो सब एल्काइन के एग्जाम्पल है। तो एल्केन में हो गया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में हो गया कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन में हो गया कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, एल्काइन का है CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण क्या है? तो यह है आपकी चतुर्संयोजकता और श्रृंखलन, ये 2 विशेष लक्षण हैं जो कार्बन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो आंसर है 4। इस संयोजकता हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये देखिए कार्बन के सराउंडिंग 4 हमने यहाँ पे डॉट दिखा रहे हैं, ये उसकी संयोजकता ही प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, समावयवता प्रदर्शित करने वाले हाइड्रोकार्बनों में न्यूनतम कार्बन कितने परमाणु के होने चाहिए? तो होने चाहिए 4। अगला प्रश्न है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एवं बेंजीन का रासायनिक सूत्र लिखें। हेक्सेन का है C6H14, साइक्लोहेक्सेन C6H12 और बेंजीन C6H6। जो हेक्सेन है ये आपका नॉर्मल एल्केन है, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन जो श्रृंखला है इसमें सीधी बनेगी, ये आपका हो गया हेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन का है C6H12, है तो दोनों हेक्सेन, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया साइक्लो, इसका मतलब है ये एक रिंग बना रहा है। ये जो लास्ट के 2 कार्बन हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, जिसके कारण एक कॉर्नर वाले 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन को आपस में जुड़ना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनता है आपका कार्बन 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 कार्बन, ये तो आपके 6 कार्बन हो गए, और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाइड्रोजन आ गए और आपके 6 कार्बन।
कई बार साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आपने इस प्रकार बनाना है, और अगर फॉर्मूला पूछते हैं तो आपने C6H12 लिखना है। अगला है बेंजीन। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है इस प्रकार से। ये जो किनारे हैं उभरे हुए, ये कार्बन को प्रदर्शित करते हैं, और बाकी ये आपका बन गया C6H6, 2 4 6 हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली कालिख रहित ज्वाला के साथ वायु में जलने वाले हाइड्रोकार्बन, ये होते हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये नीली कालिख रहित मतलब इनमें कोई काला धुआं या काली राख नहीं उत्पन्न होती, बल्कि पूरी जो नीली लौ होती है उसके साथ जो वायु में जलता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला प्रश्न है, पीले तथा काले धुएं के साथ वायु में जलने वाला हाइड्रोकार्बन, तो वह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कई बार आप देखते हैं हमारे एलपीजी चूल्हे पे पीले तथा काले धुएं के साथ पीले जब लौ जलती है तो वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जब नीली लौ जलती है तब वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है तो नीली लौ निकलती है, इसका मतलब उस जो भी उसमें ईंधन है उसका पूर्ण दहन हो गया है। अगर पीली ज्वाला निकल रही है तो पूर्ण दहन ईंधन का नहीं हो पा रहा है, इसलिए बर्तन काले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल एवं जंतु वसा जैसे घी मक्खन में पाई जाने वाली श्रृंखला कौन सी है? तो वनस्पति तेल में पाई जाती असंतृप्त कार्बन श्रृंखला, और जंतु वसा में पाई जाती है संतृप्त कार्बन श्रृंखला। अगला प्रश्न, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित किए बिना बढ़ाते या घटाते हैं कहलाते हैं, तो वो हैं उत्प्रेरक। एग्जाम्पल निकिल, पैलेडियम। नेक्स्ट, जिन यौगिकों में गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं वे कहलाते हैं, तो वो आपके आयनिक यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक के उदाहरण लिखिए। तो इसके उदाहरण है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट, मेथेन एवं एथेन में सहसंयोजी बंध की संख्या कितनी होती है? तो मेथेन में होती है 4 और एथेन में होती है 7। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, मेथेन का फॉर्मूला आता है CH4, तो इसका जो संरचना सूत्र है कार्बन, ये हो गया, ठीक है, ये हमने इसका संरचना सूत्र बनाया। तो इसमें जो देखिए कार्बन के चारों ओर जो हाइड्रोजन है कितने बॉन्ड से जुड़े हैं? 1 2 3 4। यही बॉन्ड क्या है? सहसंयोजी आबंध। ये हैं आपके 4। अब हम एथेन का अगर पता करेंगे तो कैसे करेंगे? एथेन का जो संरचना सूत्र है वो होता है कार्बन कार्बन, राइट, 2 कार्बन आ गए। अब हमने 6 हाइड्रोजन लिखना है, 1 2 3 4 5 6। एक यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6। ये एथेन के संरचना सूत्र हो गया। अब जो जिससे कार्बन, दोनों कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, एक तो ये हो गया सहसंयोजी आबंध, ठीक है, 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं सहसंयोजी आबंधों को और पता कर सकते हैं कि किसी भी जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। इसमें देख रहे हैं आप प्रत्येक कार्बन की 4 सहसंयोजता है, 1 2 3 4। इसके लिए किस कारण के विचार हैं? 1 2 3 4। नेक्स्ट, अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है साफ करने वाला या मेल हटाने वाला या धोने वाला। नेक्स्ट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 5H2O। इसको ब्लू विट्रॉयल या नीला थोता भी कहते हैं। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाला कृत्रिम संश्लेषित रेशा है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, तो उसमें यूज़ किया जाता है फ्रियोन, या इसका दूसरा नाम है CFC, और CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपको पता है ये जो गैस है, ये CFC जो गैस होती है वो ओजोन परत को नष्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला प्रश्न, साबुन लिटमस पेपर को किस रंग में बदलता है? वो बदलता है नीले रंग में, क्योंकि वो क्या, साबुन की जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो आपको पता है CH3COOH। नेक्स्ट, बेंजीन का संरचना सूत्र, तो बेंजीन का संरचना सूत्र आप ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, दोनों सही हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है,
निम्न के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। किसकी? मेथेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, H2S, O2, H2, C2H4, C2H2। कभी तो फॉर्मूले दे के बताते हैं कि इनका बनाना है, कभी नाम पूछ के बताते हैं कि उनका बनाना है। जैसे बोला CH4 तो वो उसका बना लो मेथेन, कभी पूछते हैं मेथेन, तो आपको उनका केमिकल फॉर्मूला याद होना जरूरी है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। बिना उसके आप इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे इन सब की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। इसका नियम वही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने का, आपको सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। जैसे कार्बन का है आपका 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4। जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कार्बन के चारों ओर हमने शो करना है। ठीक है। अब दूसरा जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है। तीसरा यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है आप देख रहे हैं, कार्बन हो गया। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। तो ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहाँ पे जो नियम है वो अष्टक पूरा करने का होता है। तो कार्बन CH4 में हम सबसे पहले देखते हैं, कार्बन की जो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, 4 इसके अपने पास हैं और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। वो कहाँ से लेता है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये रिंग बनेगी, ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर आने चाहिए। तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखते हैं। 2 4 6 8। तो ये 2 4 इलेक्ट्रॉन लेके, एक एक हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है। सिमिलर पर कार्बन का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और हाइड्रोजन को अपने न्यूट्रल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए 2 टोटल चाहिए। एक उसका अपना होता है, एक ही कार्बन से ले लेता है, इसलिए ये भी न्यूट्रल हो जाता है। सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा है जो जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने को न्यूट्रल करने के लिए। बाकी सब अधिकांश जो है अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं CO2 का एग्जाम्पल। CO2 में क्या है? कार्बन भी अष्टक बना रहा है। ये जो रिंग है इसके अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 8। और यहाँ ऑक्सीजन भी देखिए, ये भी अष्टक बना रहा है, 2 4 6 8। ये वाला ऑक्सीजन भी पूरा अष्टक बना रहा है, 2 4 6 8। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात होना जरूरी है। अब हम जीव विज्ञान वाले जो पोर्शन है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। आंसर: जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। नेक्स्ट, डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? आंसर इज श्वसन तंत्र। नेक्स्ट, कूपिका का संबंध किस तंत्र से है? तो इसका है श्वसन तंत्र या श्वसन, जो भी पूछेंगे वही उसका आंसर है। नेक्स्ट, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? आंसर: परिवहन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, वृक्काणु का संबंध किससे है? तो इसका है उत्सर्जन तंत्र या वृक्क या किडनी। इन सब का संबंध क्या है? वृक्काणु से है। अगला, बोमेन संपुट एवं बोमेन कैप्सूल किस तंत्र से संबंधित भाग है? उत्सर्जन तंत्र। अब आपको यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए, जो किडनी बनी होती है, किडनी की जो इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, क्योंकि जो किडनी या वृक्क है लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 6H2O। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? सनलाइट की प्रेजेंस में। और कहाँ होती है? क्लोरोफिल में होती है। तो ये क्या बनाता है? C6H12O6, जिसे ग्लूकोज भी कहा जाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस को ये उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट,
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दैट इज टाइलिन। नेक्स्ट, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? या इसको इस प्रकार भी पूछते हैं, उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र कौन से होते हैं और उनके क्या कार्य हैं? तो जल का परिवहन करता है पादपों में जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। और भोजन का करता है फ्लोएम, फा से फूड और फा से फ्लोएम। इस प्रकार से भी आप याद इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, एटीपी तथा एडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी इज एडिनोसिन डाई। सबका नाम सेम है, बस यहाँ पे अंतर है डाई और ट्राई। जहाँ टी होगा तो आपने करना ट्राई, जहाँ डी होगा तो आपने करना डाई, बाकी दोनों के नाम सेम है। अगला, रुधिर या ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तो वह है तरल संयोजी ऊतक। अगला, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। अगला प्रश्न, मनुष्य में वह कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन एवं एंजाइम दोनों स्रावित करती है? तो उस आंसर अग्नाशय, अंग्रेजी में इसको पेनक्रियास बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पाचक एंजाइमों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट करता है एमाइलेज और वसा का करता है लाइपेज। नेक्स्ट, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? तो होता है आपका पित्ताशय में। अगला, किस यंत्र की सहायता से रक्त दाब मापा जाता है? तो आंसर है स्फिग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप दाब मापी। नेक्स्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन किस रूप में होता है? तो प्रोटीन जो टूटता है और पाचन उसका होता है अमीनो अम्ल के रूप में, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के रूप में, वसा का वशीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में। नेक्स्ट, भोजन का पूर्ण पाचन या अवशोषण शरीर के किस भाग द्वारा होता है? तो होता है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है दीर्घरोम के द्वारा। नेक्स्ट, जल का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? बड़ी आंत में। नेक्स्ट, भोजन आमाशय की किस माध्यम में होता है? तो वो होता है अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट, हमारे शरीर या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, मानव शरीर में लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है? तो ये बनता है पेशी कोशिका या मांसपेशियों में। कब बनता है? जब हमारे शरीर को थकान लगती है। कैसे बनता है? जब ग्लूकोज का जो है पूर्ण विघटन या पूर्ण रूप से ऑक्सीजन उसको तोड़ता नहीं है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, रंध्र के क्या कार्य हैं? गैसों का आदान प्रदान एवं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? वो होता है 120/80 mmHg। जब भी पूछेंगे तो आपने पूरा लिखना है 120/80 mmHg, ऐसा नहीं कि 120/80 लिख के छोड़ दिया, वो पूरा आंसर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत का उभयचर किसे कहते हैं? वो कहते हैं मेंढक को। नेक्स्ट, मछलियों का श्वसन अंग है, वो है आपका क्लोम या इसे गिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, हृदय का क्या कार्य है? तो इसका रक्त को पंप करना, मेन काम इसका पंपिंग का है। नेक्स्ट, किडनी का क्या कार्य है? रक्त को छानना। और किडनी किससे मिलकर बनी होती है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट, मनुष्य, रेप्टाइल एवं पक्षियों में हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर पाए जाते हैं? तो मनुष्य में जो है 4 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल में 3 और मछलियों में 2 चैम्बर पाए जाते हैं इनके हृदय में। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स सहायक होते हैं। नेक्स्ट, पादपों में उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखिए। तो दैट इज ऑक्सीजन एवं जल वाष्प। ये इनके लिए अनुपयोगी होते हैं, जिसको ये बाहर अपने फेंक देते हैं। ऑक्सीजन को हम लेते हैं और जल वाष्प वातावरण में चली जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। नेक्स्ट, मानव वहन तंत्र के घटकों के नाम लिखिए।
तो इसके घटक कौन कौन से हैं? हृदय, रुधिर, रुधिरवाहिकाएं, ये तीनों मिलकर परिवहन तंत्र या वहन तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, तो ये आवश्यक है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो ये क्रिया होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हमारे शरीर का पावर हाउस है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसे कहते हैं एनीमिया या रक्त अल्पता। नेक्स्ट, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है? तो वही है जल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी रक्त किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसके भाग भी पूछ लेते हैं। तो रक्त में मुख्यतः 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका नाम है WBC, RBC और तीसरी है आपकी प्लेटिलेट्स। ठीक है। जो WBC होती है वो उसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, RBC को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। RBC में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम होता है जब भी ब्लीडिंग होती है, कहीं पे कटता है, तो वहाँ पे थक्का बनाने का वो काम करता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। नेक्स्ट, पश्च मस्तिष्क का वह भाग जो श्वसन को नियंत्रित करता है, पोन्स। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है? तो वह है सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए उत्तरदायी है? तो वह आपका अग्र मस्तिष्क, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो दैट इज मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है गोइटर या घेंगा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होती है, उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और जो हमारी इच्छा अनुसार क्रिया होती है, जैसे हम हाथ ऊपर करते हैं और चलते फिरते हैं, हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन जैसे भोजन का पाचन हो गया, ठीक है, ये सारी क्या हैं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अगला, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनेलिन। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो ये कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला, थायराइड, पीयूष, अधिवृक्क एवं अग्नाशय ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? ये जो सारी ग्रंथियां हैं, इन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि या इंडोक्राइन ग्लैंड। इनसे जो निकलने वाले हार्मोन हैं, थायराइड से थायरोक्सिन, पीयूष से वृद्धि हार्मोन, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन, जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। और तीसरा, अग्नाशय या पैनक्रियाज से इंसुलिन। और इंसुलिन कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शुगर, जिसे हम कहते हैं, या इसका एक्चुअल नाम है डायबिटीज़ या मधुमेह। नेक्स्ट, फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो पादप हार्मोन को ही कहते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो वो होता है हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वह है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। नेक्स्ट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल क्या प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अनुवर्तन के प्रकार एवं उनके उद्दीपकों के नाम लिखिए। अनुवर्तन मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं। प्रकाशानुवर्तन, उद्दीपक है प्रकाश। गुरुत्वानुवर्तन, उद्दीपक गुरुत्व। रसायनानुवर्तन, उद्दीपक रसायन। जलानुवर्तन, उद्दीपक जल। स्पर्शानुवर्तन, उद्दीपक स्पर्श। नेक्स्ट, पादप हार्मोन के नाम लिखिए। तो ये है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? इसका थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम है आउटो ग्रंथि। उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कभी पूछेंगे आउटो ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वही निकलता है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, क्योंकि दोनों के नाम एक ही हैं। उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। तो दैट इज पैनक्रियाज या अग्नाशय। नेक्स्ट, वृषण
एवं अंडाशय में कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या डायबिटीज़। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? इसे कहते हैं सिनेप्स। जिन पुष्पों में नर तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी। नेक्स्ट, जिन पौधों में नर या मादा में से कोई एक जननांग पाया जाता है क्या कहलाता है? एकलिंगी। नेक्स्ट, एकलिंगी एवं उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण। एकलिंगी का है पपीता, कद्दू, लौकी, बैंगन, ये सारे एकलिंगी के उदाहरण हैं। उभयलिंगी का है सरसों। नेक्स्ट, एकलिंगी एवं उभयलिंगी पुष्प में किस प्रकार का परागण होता है? एकलिंगी में होता है परपरागण और उभयलिंगी में होता है स्वपरागण। नेक्स्ट, पराग कणों के वाहक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कीटों के द्वारा, वायु, जल, जंतु, जानवर जो भी है, मनुष्य, इन सब के द्वारा परोवाहक का कार्य किया जाता है। किसके? परागकणों के। नेक्स्ट, उभयलिंगी जीव का उदाहरण। जिस प्रकार से उभयलिंगी पुष्प होते हैं उस प्रकार जीव भी होते हैं, तो वो है आपका केंचुआ और फीताकृमि। नेक्स्ट, अंतः निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? तो अंतः निषेचन होता है शरीर के अंदर, ये किस में होता है? मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरी, सब में यही होता है। नेक्स्ट, बाह्य निषेचन होता है शरीर के बाहर, इसका एग्जाम्पल है मेंढक। नेक्स्ट, पुरुषों में शुक्राणु तथा स्त्रियों में अंडाणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु बनता है वृषण में, अंडाणु बनता है अंडाशय में। अगला, स्त्रियों में अंड या अंडाणु का निषेचन किस भाग में होता है? तो वो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न, स्त्रियों में आर्तव चक्र या रजोधर्म कितने दिनों में पूर्ण होता है? तो वो होता है आपका 28 दिन में। आर्तव चक्र को मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की किन्हीं दो युक्तियों का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है नंबर 1 नसबंदी, नंबर 2 अंतः गर्भाशय युक्ति या इसे शॉर्टकट में IUD भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्त्री एवं पुरुष में होने वाली नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्री नसबंदी में जो होती है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्यों? क्योंकि ये ट्यूब में जो है ब्लॉक की जाती है फ्लोपियन ट्यूब को, तो इसी से इसका नाम ट्यूबेक्टोमी रख दिया जाता है। और जो पुरुष नसबंदी है उसे कहा जाता है वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का प्रजनन में क्या महत्व है? तो DNA का प्रजनन में क्या महत्व है? ये DNA की प्रतिलिपि बनाता है। प्रतिलिपि का मतलब होता है इसकी कॉपी करना या उसी की जैसी दूसरी चीज़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन के प्रकार लिखिए। तो अलैंगिक जनन के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले पौधे कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है आलू, अदरक, गन्ना, गुलाब। ये सारे जो हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रा एवं अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन, जिसे बडिंग भी बोलते हैं, और अमीबा में पाया जाता है विखंडन, जिसे फिसन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए, जिसे शॉर्टकट में STD भी कहते हैं। तो ये नंबर 1 डिजीज़ है एड्स, ये होती है वायरस से। और दूसरी जो बाकी की 2 STD हैं, गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये दोनों होती हैं बैक्टीरिया से। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो STD है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, उनमें एक वायरस से होती है जो कि एड्स से, और बाकी 2 बैक्टीरिया से होती है जो कि गोनोरिया और सिफिलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स एवं HIV का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हिंदी में कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। और HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, हिंदी में इसे कहेंगे मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DNA एवं RNA का पूरा नाम लिखिए। तो DNA का पूरा नाम क्या है?
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे सिर्फ क्या अंतर है, दोनों में डीऑक्सी का है, बाकी दोनों नाम क्या है इसके बाद के सिमिलर है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है पराग कण, या इनको पॉलिन ग्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भ्रूण अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? तो जो एम्ब्रियो होता है वो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? अपरा, या इसको प्लेसेंटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निषेचन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संलयन करता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है, अर्थात जो मेल गैमेट है स्पर्म के रूप में, वो फीमेल गैमेट जो एग होता है, जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? आंसर इज मटर। नेक्स्ट, मेंडल के अनुसार आनुवांशिकता के नियम लिखिए। तो इसके 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता की इकाई है आपकी जीन। नेक्स्ट, जीन किसका भाग होता है तथा यह शब्द किसने दिया? जीन डीएनए का भाग होता है और यह शब्द दिया था जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? दैट इज आंसर जीन। नेक्स्ट, जीनोटाइप का क्या अर्थ है? तो जीनोटाइप का अर्थ है जीव में उपस्थित जीनों का वर्णन। नेक्स्ट, फिनोटाइप का क्या अर्थ है? जीव में उपस्थित विशिष्टता का वर्णन। नेक्स्ट, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे के मध्य संकरण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में उत्पन्न पौधों का जीनोटाइप एवं फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो प्रथम पीढ़ी से जब संकरण हो जाता है तो जो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होते हैं उनका जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1 और फिनोटाइप होता है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत एवं जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, गुणसूत्र परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? आंसर सटन तथा बोवेरी। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? आंसर इज 23 जोड़ी। नेक्स्ट, नर व मादा में कितने जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं? तो आपको पता है 22 जोड़ी गुणसूत्र मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, जिन्हें दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। क्योंकि हमारी देह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है तथा इसे क्या कहा जाता है? तो वो आपको पता है 22 जोड़ी गुणसूत्र तो ऑटोसोम्स होते हैं, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्धारण करता है और उसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र, 23वें जोड़ी को। नेक्स्ट, नर व मादा में 23वां गुणसूत्र कौन सा होता है? नर में होता है XY और मादा में होता है XX। नेक्स्ट, मानव जाति का उद्भव कहाँ माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप इसका आंसर है। नेक्स्ट, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर इज होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं? आंसर 1। नेक्स्ट, परितंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? आंसर जैविक घटक, अजैविक घटक। नेक्स्ट, जैविक घटक को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? आंसर इज उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक क्या कहलाते हैं तथा इनमें कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्पादक सुपोषी कहलाते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।
तो समीकरण इसका 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में ये जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है जिसका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी के एग्जाम्पल है गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि। अब ये शाकाहारी क्या होते हैं, ये वे होते हैं जो जीव सिर्फ उत्पादक को खाते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे या उनमें जो फल लगते हैं वो सब उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट है मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं, हरे पेड़ पौधे या किसी उत्पादक को नहीं खाते। नेक्स्ट है सर्वाहारी। ये क्या होते हैं, मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भोजन भी करते हैं। नेक्स्ट है अपघटक भोजन अपघटक किन्हें कहा जाता है, तो जो सूक्ष्म जीव है उन्हें अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कंज्यूमर या उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण में अजैव घटकों के नाम लिखिए। तो पर्यावरण के अजैव घटकों के नाम वायु, प्रकाश, जल, ताप, मृदा, ये सब क्या है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट, हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, तो इसका आंसर है आपका रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि किससे पहुंचती है, तो पहुंचती है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो कौन रोकता है, ओजोन परत उसको रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट, एक खाद्य स्तर में से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो वो ऊर्जा है आपकी 10%, और इससे 10% का नियम के अनुसार भी ये लागू होता है। अगला है ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है O3। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र विशेष में सभी जीवों का कुल भार क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं जैव भार या बायोमास। नेक्स्ट, जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण लिखिए। तो जैव निम्नीकरणीय है गोबर, कागज, लकड़ी, और अजैव निम्नीकरणीय है प्लास्टिक, कांच, धातु। जैव निम्नीकरणीय क्या होती हैं, जो प्रोडक्ट नष्ट हो जाते हैं स्वतः ही प्रकृति में, वो जैव निम्नीकरणीय, और जो स्वतः नष्ट नहीं होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओजोन परत बनती है आपकी, सबसे पहले ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो यूवी रेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करता है, जिसका फॉर्मूला है O3। नेक्स्ट, CFC का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं, वातानुकूलन या AC, और तीसरा अग्निशामक में। नेक्स्ट, ओजोन वायुमंडल के किस भाग में स्थित होती है, आंसर है समतापमंडल। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है मेथेन गैस। अब हम भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है दर्पण एवं लेंस का सूत्र लिखिए। तो इन दोनों का सूत्र लगभग एक जैसा है, सिर्फ काय का अंतर है, चिन्ह का अंतर है। दर्पण सूत्र में यहाँ पे प्लस आ रहा है और लेंस सूत्र में यहाँ पे माइनस आ रहा है, आपने यही ध्यान रखना है। और बाकी फॉर्मूला एक जैसा है, जैसे 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण का हो गया, और लेंस का 1/f = 1/v - 1/u, ये आपका लेंस का हो गया। सिर्फ चिन्ह का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो इसका संबंध है आपका F=R/2। ये भी इसका संबंध है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है, या इसको R=2F लिख सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र है P=1/f और इसका जो मात्रक है डायोप्टर है, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी फोकस दूरी। नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये होती है अनंत। नेक्स्ट, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो आंसर है इसका कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आंसर इज अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, स्नेल के अपवर्तन नियम का सूत्र क्या है? तो यह आपका sin I/sin r = नियतांक, और ये नियतांक किसका होता है? अपवर्तनांक का। नेक्स्ट, अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो ये इसका सूत्र है n = c/v। नेक्स्ट, वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो ये बनाता है समतल दर्पण। आप देखते होंगे जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो हमारे ही आकार का और जितनी दूरी हमारी दर्पण से होती है उतनी दूरी दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये दर्पण आपका समतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस सदैव कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आंसर है ये सदैव आभासी एवं छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण सदैव कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं? उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और छोटे बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों एक जैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी और छोटे। कौन से? दर्पण में उत्तल और लेंस में अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल एवं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण वाहनों में पीछे देखने हेतु, और अवतल दर्पण गाड़ियों की हेडलाइट एवं सर्च लाइट तथा दंत विशेषज्ञ जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है? तो आंसर है अवतल लेंस का। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? ये होता है आवर्धन m = +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? आंसर है वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट, सर्वाधिक एवं सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? सर्वाधिक होता है हीरा, सबसे कम होता है वायु। नेक्स्ट, जल एवं बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का होता है 1.33, बर्फ का होता है 1.31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण का आवर्धन 1 है से क्या अर्थ है? आंसर है वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर तथा दर्पण से वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। इसका अर्थ ये है। दूसरा, अपवर्तनांक से क्या अभिप्राय है? आंसर, अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। नेक्स्ट, वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? आंसर इज क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है दृष्टिपटल। नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम एवं अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो जो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम होती है अनंत। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक एवं किसकी सबसे कम होती है? तो सर्वाधिक होती है लाल की, सबसे कम होती है बैंगनी की। नेक्स्ट,
किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और किसका सर्वाधिक होता है? सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल का और सबसे ज़्यादा होता है नीले का। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक एवं सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो आंसर है सर्वाधिक होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है रेड कलर का। नेक्स्ट, मानव नेत्र की पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो आंसर इस परितारिका या इसे आइरिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो आंसर है दृष्टि विस्तार। नेक्स्ट, दूर एवं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस उपयोग किए जाते हैं? तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। नेक्स्ट, अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने पर आकाश हमेशा काले रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पश्चमाभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कितने वर्णों में होता है? तो ये 7 वर्णों में होता है। ये 7 वर्ण कौन से है? इसे शॉर्टकट में विवग्योर कहते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, जिसके हिंदी नाम उनके सामने लिखे गए हैं। नेक्स्ट, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आंसर इस प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आंसर इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है कहलाती है, तो उसे कहते हैं समंजन क्षमता। नेक्स्ट, श्वेत पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी क्या कहलाती है? आंसर इस वर्णक्रम या अंग्रेजी में कहते हैं इसे स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्णक्रम का उदाहरण लिखिए। आंसर इस इंद्रधनुष या रेनबो। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण। नेक्स्ट, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? रक्ताभ मतलब बिल्कुल लाल रंग का होता है, जैसे रक्त होता है, तो वो होता है आपका लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण। नेक्स्ट है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? आंसर है पृथ्वी से दूरी कम होती है तथा ग्रहों पर अत्यधिक प्रकाश होने के कारण अपवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो इसका आंसर है वास्तविक तथा उल्टा। मतलब जो भी हम इमेज देख रहे हैं उसका जो प्रतिबिंब हमारी दृष्टिपटल पर बन रहा है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए कूलाम। नेक्स्ट, विद्युत धारा का मात्रक लिखिए ओम। ब्रैकेट में इनके सिंबल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए ओम मीटर। प्रतिरोध का होता है ओम और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक लिखिए वोल्ट। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए वाट। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, ऊष्मा एवं कार्य का मात्रक लिखिए जूल। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति से संबंधित सूत्र। इसके 3 सूत्र होते हैं। नंबर 1, P = VI, पावर = V फॉर विभवांतर और I का मतलब होता है विद्युत धारा। दूसरा है P = I²R। तीसरा है P = V² R।
नेक्स्ट, जूल का तापन नियम से संबंधित सूत्र, तो यह आपका H=I²RT। नेक्स्ट, श्रेणी एवं पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोध से संबंधित सूत्र लिखिए। तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र बनता है R=R1 + R2 + R3, मतलब जितने भी उसमें सीरीज जुड़ी होगी वो जुड़ती जाएंगी, जितने भी प्रतिरोध उसमें जुड़े होंगे। और पार्श्वक्रम का क्या होगा, ये बटे में आ जाएगा 1/R = 1/R1 1/R2 1/R3, और जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे पार्श्वक्रम में वो ऐड होते जाएंगे, इसीलिए प्लस के बाद डॉट 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 का चिन्ह आ रखा है। नेक्स्ट, पार्श्व एवं श्रेणी क्रम संयोजन के उदाहरण लिखिए। तो पार्श्व के हैं विद्युत बल्बों की लड़ी, और श्रेणी के हैं विद्युत बल्बों की लड़ी, जैसे हम अब दीपावली में लगाते हैं जो लड़ियाँ, वो श्रेणी क्रम का उदाहरण है। और पार्श्वक्रम का उदाहरण जो हमारे घरों में बिजली की फिटिंग होती है। नेक्स्ट है ओम के नियम से संबंधित सूत्र, दैट इज V=RI। नेक्स्ट, कौन सा चालक अच्छा माना जाता है? आंसर इज जिसका प्रतिरोध कम हो। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? आंसर इज सिल्वर या चांदी। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यूनिट। नेक्स्ट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यापारिक उपयोग कहाँ किया जाता है? दैट इज विद्युत इस्त्री में, विद्युत केतली में, विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर आदि, ये सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव हैं। नेक्स्ट, विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है उच्च गलनांक एवं बहुत पतले तार बनाए जा सकने के कारण। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आंसर इज तार की लंबाई, उसके क्षेत्रफल एवं पदार्थ पर। नेक्स्ट, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल को संसूचित किया जा सकता है कहलाता है? आंसर इज चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जनित्र या जनरेटर। नेक्स्ट, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र किसका रूपांतरण करते हैं? विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत जनित्र करता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? आंसर है टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक किस दिशा में ठहरता है? आंसर उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट, समान समय अंतराल में अपनी दिशा परिवर्तन करने वाली धारा क्या कहलाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट। नेक्स्ट, जिस धारा में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता कहलाती है? दैट इज दिष्ट धारा या डीसी करंट। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ एवं साधित्रों में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपाय, तो यह है आपका फ्यूज, ये, और दूसरा है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसे कहा जाता है, इसका जो पूरा नाम है MCB का। नेक्स्ट, MRI का पूरा नाम लिखिए। तो इसका नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है विद्युत पंखे, वॉशिंग मशीन, मिक्सर आदि में। नेक्स्ट, विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापा जाता है आमीटर द्वारा। नेक्स्ट, धारा नियंत्रक को क्या कहा जाता है? परिवर्ती प्रतिरोध। नेक्स्ट, एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो वो करता है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कब काटती है? आंसर है कभी नहीं। नेक्स्ट, दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम लिखिए। आंसर विद्युत सेल और दिष्ट धारा जनित्र। नेक्स्ट, धातुओं में विद्युत प्रवाह
किस कण के कारण होती है? तो कण है आपका इलेक्ट्रॉन, जिससे विद्युत प्रवाह होता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो ये होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुपथन या शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? तो ये आंसर है, जब किसी विद्युत परिपथ में एक फेज तार तथा न्यूट्रल तार परस्पर मिलते हैं तो परिपथ लघुपथित हो जाता है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य तथा धारा अत्यधिक बढ़ जाती है। अब हम जो अंतर से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें अंतर पूछा जाता है। तो ये कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रियाओं में अंतर। तो ये 2 नंबर के आते हैं, वो कम से कम एक नंबर का 1 पॉइंट होता है। मतलब आपने एक अंतर लिखा, आपको 1 नंबर मिलेगा। 2 अंतर लिखे, आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपने 3 भी लिखे, अगर 2 नंबर का होगा तब भी 2 नंबर ही मिलेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? पहले पॉइंट में इसकी परिभाषा लिख दी संयोजन अभिक्रिया की, और इधर वियोजन अभिक्रिया की, और दूसरे पॉइंट में आपने इनका एक एक एग्जाम्पल दे दिया, तो आपका क्या हो जाएगी, पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, और द्विविस्थापन, इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। 1 पॉइंट। दूसरा, इन अभिक्रियाओं में प्रायः अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। जबकि द्विविस्थापन में क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापन होता है। और यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करता है तो कॉपर जिंक क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। और यहाँ पे देखिए आप, द्विविस्थापन में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनमें क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है आयनों का। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर। तो पहला अंतर है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माशोषी में क्या है? उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है श्वसन, और ऊष्माशोषी का है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अपचयन एवं उपचयन में अंतर। तो अपचयन किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन पृथक होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है, और इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ये सारे फीचर किस में है? उपचयन में। अपचयन में क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा, हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन का पृथक्करण, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या होती है? घटती है। और ये आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है दोनों के, और दोनों के यहाँ पे सेम एग्जाम्पल है, CuO + H2। और यहाँ भी देखिए CuO + H2 क्या बना रहा है? Cu + H2O। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए हम एक रिएक्शन को दोनों में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षार में अंतर। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, या लिटमस के रंग को लाल में बदल देते हैं, लाल रंग में। अम्ल का pH 0 से 7 के बीच या 7 से कम होता है। और अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है। अब ये क्षार क्या होता है? कड़वा होता है, यह लिटमस के रंग को नीले रंग में बदल देता है। क्षार का pH मान 7 से 14 के बीच अर्थात 7 से अधिक होता है। और नेक्स्ट, क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता होती है। अम्लीय में हाइड्रोजन आयन, और इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की अधिकता होती है। एग्जाम्पल इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल के उदाहरण है, और क्षार के उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है धातु एवं अधातु में अंतर। तो धातु क्या होती है? ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक। सेकंड,
धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्णता, कठोरता एवं ध्वनिकता का गुण इनमें पाया जाता है। तीसरा, गलनांक क्वथनांक कुछ होते हैं। चौथा, धन विद्युतीय होते हैं। पांचवा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अगला, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल धातु जितनी है, कॉपर, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सारी क्या हैं, धातुएं हैं। अब अधातु क्या होती है? ऊष्मा विद्युत की कुचालक। इनमें ये सभी गुण नहीं पाए जाते। कौन से? ये वाले जो धातुओं में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है अतिरिक्त अधातु में। गलनांक क्वथनांक इनके निम्न होते हैं, ऋण विद्युतीय होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं और ये साथ में अम्लीय एवं उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं, अधातु हैं। नेक्स्ट, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। तो साबुन क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण। ये वनस्पति तेलों या जंतु वसा से बनाए जाते हैं। इनकी शोधन क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। और जहाँ अपमार्जक देखिए क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण। साबुन होते हैं सोडियम पोटेशियम लवण और अपमार्जक होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट लवण। नेक्स्ट, ये पेट्रोल से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। इनकी शोधन क्षमता बहुत अधिक होती है और ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। अगला है सपोषी एवं विषमपोषी में अंतर। तो सपोषी क्या होते हैं? ये भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं करते हैं। संश्लेषण का अर्थ है कि ये स्वयं भोजन को बनाते हैं। विषमपोषी, ये भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं नहीं करते, अर्थात ये भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। नंबर 2, इनमें सपोषी पोषण होता है, जबकि विषमपोषी में विषमपोषी पोषण होता है। नंबर 3, ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के साथ क्लोरोफिल एवं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्मित करते हैं, जबकि विषमपोषी में क्या होता है, इनमें इस प्रकार की क्रिया नहीं होती, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनता है। किसमें? सपोषी में। और विषमपोषी में इनमें यह प्रक्रिया नहीं होती है। उदाहरण क्या इनके? सपोषी के उदाहरण है हरे पौधे, नीले हरे शैवाल आदि, जबकि विषमपोषी के उदाहरण है जंतु, मनुष्य, कवक, जीवाणु आदि। अगला जो अंतर है वह है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के बीच में। तो जानने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, यह क्रिया हरे पेड़ पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जबकि श्वसन क्या होता है, जीवित कोशिका में 24 घंटे होती है। सेकंड, इनमें सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ बनता है, जबकि श्वसन में जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ बनते हैं। थर्ड डिफरेंस, इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि श्वसन में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। नेक्स्ट डिफरेंस, इनमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, जबकि श्वसन में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। अगला अंतर, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जबकि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इनका एग्जाम्पल आप ये जो रिएक्शन है एक एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं और ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं, जबकि श्वसन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। अगला अंतर है धमनी एवं सिरा के बीच। तो धमनी क्या होती है, सिरा क्या होता है? फर्स्ट, धमनी में क्या है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है, एक को छोड़कर। किसमें? पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। सिरा में क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी सिरा को छोड़कर। यहाँ पे पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये इसके एग्जेम्पशन है। दूसरा अंतर, धमनी में रक्त हृदय से अंगों की ओर बहता है जबकि सिरा में रक्त अंगों से हृदय की ओर बहता है। थर्ड डिफरेंस, धमनी में रुधिर अधिक दबाव के साथ बहता है जबकि सिरा में इनकी गति धीमी होती है। नेक्स्ट, धमनी की दीवारें मोटी तथा लचीली होती है जबकि सिरा की दीवारें पतली तथा कम लचीली होती हैं। अगला जो अंतर है रुधिर और लसिका के बीच में हम देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, रुधिर लाल रंग का होता है जबकि लसिका सफ़ेद रंग की होती है। सेकंड, रुधिर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है जबकि लसिका में ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, रुधिर में पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जबकि लसिका में उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रुधिर में विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक है जबकि लसिका में अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होती है। रुधिर में न्यूट्रोफिल अधिक होते हैं और लसिका में लिम्फोसाइट्स अधिक होते हैं। अगला जो अंतर है वो है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में। तो पहला अंतर, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जबकि अवायव में ऑक्सीकरण पूर्ण नहीं हो पाता है। वायवीय श्वसन में CO2 तथा जल बनता है जबकि अवायवीय श्वसन में एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चौथा डिफरेंस है, वायवीय श्वसन की क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ग्लाइकोलाइसिस को छोड़कर जबकि अवायवीय श्वसन की सारी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं। पांचवा डिफरेंस, वायवीय श्वसन सभी जीवों में सामान्य रूप में पाया जाता है जबकि अवायवीय श्वसन विशेष उत्तकों में पाया जाता है। छठा, वायवीय श्वसन में ऊर्जा की काफ़ी मात्रा उत्पन्न होती है जबकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उत्पन्न होती है। अगला जो अंतर है कूपिका एवं वृक्काणु के बीच में हम देखते हैं। पहला अंतर है इसमें, कूपिका फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है जबकि वृक्काणु वृक्क या जिसे हम किडनी भी कहते हैं की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेकंड डिफरेंस, कूपिका गैसों का आदान प्रदान करते हैं जबकि वृक्काणु रक्त से उत्सर्जित पदार्थ को अलग करते हैं। थर्ड डिफरेंस, प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ कूपिकाएँ हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। अगला अंतर इसमें हम हार्मोन और एंजाइम में देखते हैं। हार्मोन क्या होता है? इसका उत्पादन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है जबकि एंजाइम का उत्पादन बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। हार्मोन रक्त के माध्यम से अंग तक पहुंचते हैं जबकि एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से अंग तक पहुंचते हैं। तीसरा अंतर, हार्मोन आणविक भार कम होता है इनका जबकि एंजाइम का आणविक भार अधिक होता है। चौथा, हार्मोन रासायनिक क्रिया के बाद विघटित हो जाते हैं जबकि एंजाइम रासायनिक क्रिया के बाद पूर्ववत बचे रहते हैं, अर्थात वो जैसे होते हैं वैसे ही बचे होते हैं। पांचवा, हार्मोन पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता जबकि एंजाइम पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगला अंतर, परागण एवं निषेचन। तो परागण हम किसे कहेंगे? इसमें परागकण परागकोश जो कि नर भाग होता है से वर्तिकाग्र जो कि मादा भाग होता है में पहुंचता है। निषेचन, यह नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया है। दूसरा, परागकण कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है जबकि निषेचन पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मक
मादा युग्मक तक पहुंचता है। थर्ड, परागकण निषेचन से पहले होता है जबकि निषेचन परागकण के बाद होता है। तो यही निषेचन और परागण में अंतर है। परागण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण एवं परपरागण। इनमें अंतर को हम जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, स्वपरागण। यह द्विलिंगी पुष्पों में होता है जबकि परपरागण एक लिंगी पुष्पों में होता है। स्वपरागण में क्या है, इसमें एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, जबकि परपरागण में एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। वो पुष्प उसी पौधे का हो सकता है या उसी प्रजाति के दूसरे पौधे का हो सकता है। तीसरा, परागकणों के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला अंतर, द्विखंडन एवं बहुखंडन। फर्स्ट, द्विखंडन में केंद्रक दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जबकि बहुखंडन में केंद्रक अनेक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। दूसरा, द्विखंडन क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है, जबकि बहुखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। थर्ड, द्विखंडन एक कोशिकीय जीव से दो संतति जीव बनाती है, जबकि बहुखंडन एक कोशिकीय जीव से अनेक संतति जीव बनाती हैं। एग्जाम्पल क्या है, द्विखंडन का एग्जाम्पल अमीबा और बहुखंडन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। कई बार पेपरों में अमीबा के द्विखंडन की प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए आता है, तो वो भी आपने तैयार रखना है। अगला जो अंतर है लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन क्या होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों का होना आवश्यक, जबकि अलैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए एक ही जनक का होना आवश्यक। दूसरा, लैंगिक जनन में निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। तीसरा, लैंगिक में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक का उदाहरण है मनुष्य, अलैंगिक का उदाहरण है अमीबा।